बच्चों, आज के क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो देखेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जानते हैं कि बैटरी या सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। तो केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। जो लाइन साइन लिखे हुए हैं उनको पहले हम लोग देखते हैं कि क्या लाइंस लिखे हुए हैं और उसके अनुसार हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स हमारे पास क्या है, बैटरी और सेल। बैटरी और सेल में डिफरेंस तो आपको पता होगा। सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी के अंदर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो करते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इस फ्लो करने के कारण क्या होता है, इन लाइंस को देखते देखते हैं। Current through a resistor or system of a resistor connected to the battery. We have also seen in this section that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. Where does this energy go? A part of source energy in maintaining the current may be consumed into useful work like rotating the blades of the fan, and energy may be expended in heat to raise the temperature of gadget. तो जो भी चीज़ें हमारे पास करंट बहता है, तो करंट जो है वो एक एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। ठीक है, तो वो जो केमिकल एनर्जी है बैटरी का, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनली कहाँ जाता है। तो यदि हम वर्क देखेंगे, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फैन है, हीटर है, जो भी हैं उनको चलाने में यूज होता है। बल्ब है जल रहा, उसमें यूज होता है। या फिर दूसरे तरह से हो सकता है कि एनर्जी का कुछ पार्ट जो है हीट के रूप में भी हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो एक जो हमारे यूजफुल वर्क है उसको करने में एनर्जी यूज हो रहा, और दूसरा जो है वो हीट के रूप में हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसके फ्लो करने के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने का कारण है कि सब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी भी वायर में, तो और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं रास्ते में। यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो रास्ते में और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स से ये कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा, उस कोलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होगा, और वो हीट जो है वो हमारे फिर इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाता है हीट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से हीट प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वे विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स और अदर पार्टिकल्स। और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, जरूर थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन्स ही हों। इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूसली फ्लो में हैं, अदर पार्टिकल्स भी रास्ते में हो सकते हैं, उनसे वो कोलिजन करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म। तो हीट जनरेट होता है, और उस हीट जनरेट के कारण क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फैन को चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फैन कुछ समय, लंबे समय तक जब चलेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन है वो हीट कर जाता है, वार्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat.
तो लेकिन कभी जब भी हम ऐसा करते हैं कि ये तो मान लीजिए पंखे का है जो कि गर्म हो जाता है, लेकिन कभी जब भी हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसको हम बनाने का पर्पस ही होता है कि हीट प्रोड्यूस करना, तो वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हुआ हमारा प्योरली रेजिस्टिव हुआ। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर इलेक्ट्रिक हीटर है, तो उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो प्योरली रेजिस्टिव हों, यानी करंट के फ्लो को रेजिस्ट करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो उसको स्मूथली फ्लो नहीं होने दें, यानी कि कोलिजन काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये जो रेजिस्टेंस का मैंने रीज़न बताया था, रेजिस्टेंस का रीज़न यही होता है, यदि करंट के स्मूथ फ्लो ना होने देने की प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्लो करने के दौरान कोलिजन करते हैं अदर इलेक्ट्रॉन से, और इस रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल हैं, जैसे नाइक्रोम वायर है जिसे हम हीटर में यूज़ करते हैं, तो उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो कोलिजन काफ़ी ज़्यादा होगा, हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वो हीट को हम लोग फिर अपना फर्दर यूज़ करते हैं जिस रूप में भी यूज़ करना है। तो इस चीज़ को ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? कुछ रेजिस्टिव मटेरियल को यूज़ करना, ऐसे मटेरियल को यूज़ करना जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, और उसके यूज़ करके हम लोग करंट फ्लो के कारण हीट प्रोड्यूस करने को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, बहुत जगह पर यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है P इक्वल वी आई। P इक्वल वी आई है हमारे पास फॉर्मूला है, और ये पावर का फॉर्मूला है, किस देखते हैं, एक मिनट। तो बच्चों ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है, आर एक रजिस्टर है उसके थ्रू, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो फी है, और टी टाइम तक ये करंट फ्लो करता है। तो उस दौरान में यदि हमें निकालना हो कि वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगा? चूँकि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो V इक्वल होता है W/Q। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। ये जो वर्क डन है जितनी एनर्जी हमारा कंज्यूम हुई उसको बताता है। और सपोज कीजिए कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे हैं ना, यानी कि हीटर जैसे चीज़ें हैं, तो जितनी की जितनी टोटल एनर्जी है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो जो वर्क डन होगा हीटिंग अप्लायंस का वो टोटल क्या होगा? जितनी एनर्जी डिसिपेट होती है वर्क के रूप में। तो W बराबर VQ हम लोग यहाँ कर सकते हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या टोटल हीट प्रोड्यूस, उसे हम वर्क के रूप में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर उस टोटल एनर्जी को निकालने के लिए हम देख सकते हैं W बराबर हमारे पास क्या आया है? W बराबर VQ आया है। तो यहाँ से यदि हम V की वैल्यू को पुट करें तो V जो है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या होती है? सपोज कीजिए हमारे पास जो है W बराबर क्या है? ये है VQ। तो यहाँ से V के जगह पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। किस चीज़ को रिप्लेस करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, V की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम V को V रहने देंगे, Q को रिप्लेस करते हैं। तो चूँकि करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये होता है Q/T, तो यहाँ से Q की जगह पर हम I इंटू T को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से वर्क डन का फॉर्मूला हो गया VIT। ये जो है ये टोटल हीट प्रोड्यूस है
जो वर्क डन है वो टोटल हीट प्रोड्यूस के रूप में है। इस तरह से टोटल हीट प्रोड्यूस H हमारे पास हो जाता है VIT के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको और क्या अदर फॉर्मूलेस बनाए जा सकते हैं। यदि हमारे पास ये H बराबर आया है VIT, यदि V के जगह पर हम लिखना चाहें तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V के जगह पर यदि हम IR को रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I² RT। तो H का हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला एक ये भी बना, I² RT। यदि हम इस जगह पर I के जगह पर VIT, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में I को रिप्लेस करें ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, यानी कि I को हम लिख सकते हैं V/R। तो यदि I के जगह पर हम V/R रखें तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा V² R इंटू T। तो ये हमारे पास H का फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूले हमारे वर्क डन के हैं, यानी हीट प्रोड्यूस के हैं। अब यदि पावर का फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हीटर है या जो भी कुछ है, वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना पावर का है, वो कैसे पता चलेगा कि कितना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में। या फिर यदि हीटर के पावर की बात करें तो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो पर यूनिट टाइम में। तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम, उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट टाइम में। तो इस तरह से पावर जो है किसी भी मशीन का या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर जो होगा वो कहलाता है कि पर यूनिट टाइम में उसने कितना वर्क किया, या पर यूनिट टाइम में उसने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया, या पर यूनिट टाइम में यदि हीटिंग एलिमेंट है तो कितना एनर्जी, कितना हीट प्रोड्यूस किया पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट टाइम वर्क डन, या पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, या पर यूनिट टाइम हीट प्रोड्यूस्ड। तो इस फॉर्मूले में W/, अब W का फॉर्मूला हमारे पास जो वर्क डन है या ये जो H है हीट प्रोड्यूस वो सेम है। तो यहाँ से हम यदि रखें, इस बेसिक फॉर्मूले को रखें तो W की जगह पर VIT/T, यानी कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, VI। तो पावर का फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, VI। अगेन हमने देखा था कि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था I² RT, इसमें T से T कैंसिल कर दिया तो पावर का हमारे पास एक फॉर्मूला आता है I²। यानी कि W के फॉर्मूले में वर्क डन के या हीट एनर्जी के H के फॉर्मूले में T को आप हटाते जाएं तो पावर का फॉर्मूला मिलता जाएगा। अगला हमारे पास फॉर्मूला था W का, वहाँ से निकालते हैं V² R इंटू T, ये फॉर्मूला। अब इसमें T हम नीचे कर दें इसका T, तो T से T कट गया, यानी कि पावर बराबर क्या हो जाएगा, V²/R। तो इस तरह से पावर के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले मिल गए, P इक्वल मिल गया VI, P इक्वल मिल गया I² R, और P इक्वल क्या मिल गया, V²/R। तो इस तरह से पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले मिल गए। तो H के 3 फॉर्मूले और करस्पॉन्डिंगली रूप में पावर के भी 3 फॉर्मूले हमारे पास होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो फाइनली हमारे पास जो ये फॉर्मूला आता है एक I² RT, इस फॉर्मूले को कहते हैं हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या है, I² RT। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हीट प्रोड्यूस्ड, ये फॉर्मूला से और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, जितना भी हीट प्रोड्यूस्ड होगा, H क्या है बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि चूँकि हमारा H इक्वल क्या है, I² RT। तो यहाँ से क्लियर होता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट। ठीक है, जितना हम करंट देंगे उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा हीट प्रोड्यूस्ड।
फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो हमारा फिक्स्ड होना चाहिए ना, तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट प्रोड्यूस्ड। सेकेंड चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या बताता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एंड सेकेंड क्या बताता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसका थर्ड लॉ क्या बताता है? थर्ड लॉ बताता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। तो इस फॉर्मूले में थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है? आई स्क्वायर आर टी। तो डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट लॉ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फर्स्ट लॉ में क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। सेकंड लॉ में क्या हो जाएगा? इट इज हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड थर्ड में क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। क्वेश्चन में है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है और इलेक्ट्रिक आयरन जो है तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन भी करेगा। और उसके करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का जो रेट है यानी पावर वो है 840 वाट। तो यहाँ से हमें पावर दिया हुआ है 840 वाट उस इलेक्ट्रिक आयरन का। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। तो जब मैक्सिमम रेट से हीटिंग हो रहा हो उस आयरन का तो उस समय पावर रहता है 840 का, और जब मिनिमम रेट से हो रहा हो हीटिंग तो पावर रहता है 360 का। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का है। तो व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो दोनों केस में आपको बताना है कि करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो हम लोग पावर दिया हुआ है तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि हमारे पास P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब यहाँ पर पावर हमें दिए हुए हैं 840, या आप डायरेक्ट निकालेंगे P इक्वल हमारे पास VI है। करंट निकालना है तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? P/V। तो यानी कि 840 फर्स्ट केस में देखें तो 840 डिवाइडेड बाई करंट पोटेंशियल डिफरेंस 220, इसे कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास आ रहा 3.82। कितना आ रहा है करंट? तो आप देख सकते हैं करंट हमारे पास आ रहा है 3.82। तो 3.82 एम्पियर हमारे पास एक करंट हो रहा है। सेकेंड केस में भी उसी तरह से करंट हम निकाल सकते हैं कि 360 डिवाइडेड बाई 220, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो यहाँ पर भी हमारा करंट आ जाएगा जो कि आ रहा है 57 पॉइंट। सेकेंड केस में करंट कहाँ है? सेकेंड केस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं करंट है 1.64 एम्पियर। अब और क्या निकालना है? रेजिस्टेंस भी निकालना है इस केस में। तो रेजिस्टेंस जब हमारे पास V आ गया और I आ गया, V हमारे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट। फर्स्ट केस के लिए करंट जो है वो हमारे पास आया है 3.82 एम्पियर। तो जब V और I पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V/I करके रेजिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 220 डिवाइडेड बाई 3.82 को जब आप करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट केस में आ जाएगा 57.60, और उसी तरह से सेकेंड केस में आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 134.15 ओम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। एक रेजिस्टेंस एक है, उसका 4 ओम रेजिस्टेंस वाला कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और हीटिंग अप्लायंस है, वो 100 जूल हीट प्रोड्यूस करता है ईच सेकेंड में। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या दी हुई है? इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी हुई है 4 ओम। हीट प्रोड्यूस्ड एच की वैल्यू दिया हुआ है 100 जूल, यानी वर्क डन है। और टाइम क्या है? 1 सेकेंड में बात कर रहा है। यानी कि ये जो
1 सेकेंड में यदि 100 जूल है तो पावर को बता रहा है। ये 100 जूल किसको बता रहा है? पावर को, क्योंकि पर सेकेंड वो हीट प्रोड्यूस्ड है, तो ये पावर हमारा 100 जूल। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से हम ये जान रहे हैं कि हमारे पास P बराबर क्या होता है? VI। यहाँ से I इक्वल क्या होता है? अब I को यदि हम लोग रिप्लेस करें ओम्स लॉ से तो हमारे पास क्या होगा? V बराबर IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। चलिए ठीक है, तो I को रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा V/R। तो ये V/R, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो है V² डिवाइड बाई R। तो P इक्वल V²/R, इस फॉर्मूले को यदि हम रखें तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में निकालने हैं क्या चीज़? V की फॉर्मूला निकालना है। तो V² इक्वल P इंटू R। तो यानी कि यहाँ से V का वैल्यू क्या हो जाएगा? √PR। तो V की वैल्यू √PR से निकल जाएगा। V इक्वल √PR। P हमारे पास क्या है? तो 100 है, और R हमारे पास क्या है? 4 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 400, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 20 वोल्ट। तो इस तरह से V हमारे पास क्या रहा? 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो हीटिंग एलिमेंट कोई भी जब उससे करंट फ्लो करता है तो ग्लो करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड क्यों ग्लो नहीं करता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड क्यों ग्लो नहीं करता है और उसका हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है? क्योंकि कॉर्ड जो है वो आपका क्या है? जो कॉर्ड है वो तो आपका उस चीज़ का बना हुआ है, नॉन कंडक्टर का बना हुआ है, वो ग्लो थोड़ी करेगा। और हीटिंग एलिमेंट जो है वो कंडक्टर है, जो कि हाई रेजिस्टिविटी वाला कंडक्टर है। सेकेंड है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यहाँ पर है कि पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है और जो चार्ज उससे पास कर रहा है वो 96,000 कूलम है, और टाइम जो है वो 1 आवर है। तो कितना हीट जनरेटेड होगा? यानी कि हमें किस किस चीज़ की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में? Q की वैल्यू दिया हुआ है 96,000 कूलम, और क्या दिया हुआ? T की वैल्यू दिया हुआ है 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दिया हुआ है ये 50 वोल्ट। आपको निकालना है H। तो QTV के फॉर्म में H का फॉर्मूला क्या होता है उस चीज़ को आपको निकालना होगा। तो आप सबसे पहले तो H का फॉर्मूला के लिए हमारे पास फॉर्मूला होते हैं I² RT, ठीक है। तो VIT फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं, H का VIT। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमारे पास I चाहिए, लेकिन I हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो I करेंट बराबर क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई T। तो चूँकि Q हमारे पास दिया हुआ है 96,000 और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 1 आवर, दैट मीन्स 60 × 60 सेकेंड। तो इसे आप कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से ये 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0, और यहाँ से 6 से फिर अगेन आप करेंगे तो यहाँ से 160, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 80/3। तो I की वैल्यू 80/3 को आप इसमें पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू आपका निकल गया है, और फॉर्मूला आपका H का क्या है? VIT। तो V आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट, I का फॉर्मूला आपने निकाला, और T की वैल्यू 1 आवर यानी 60 × 60 है, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में 20 ओम। करंट की वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। निकालना है हीट डेवलप्ड यानी H की वैल्यू निकालना है, और टाइम क्या दिया हुआ है? 30 सेकेंड। तो इस फॉर्मूले में इसमें H का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
आई दिया है, आर दिया है और टी दिया है, यानी आई स्क्वायर आर टी। तो एच का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूले को लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे जो हैं वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड ऑन डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आप देखते हैं कि लाइट प्रोड्यूस होता है। तो सारे बल्ब जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड ऑन नहीं है। हमारा जो टंगस्टन वाला बल्ब है वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड ऑन है। फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट। तो फिलामेंट को जरूरी है कि जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट को वो अपने पास रखे। अब मेल्ट नहीं कर जाना चाहिए, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होना चाहिए। उस हीट को अपने रखेगा, हीट एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद काफ़ी हॉट हो जाएगा, और जब काफ़ी हॉट हो जाएगा तब वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है। यानी कि हीट जनरेटेड का एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद उसके कारण वो काफ़ी हॉट हो जाता है और उसके बाद फिर एमिट लाइट करता है और ग्लो करता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होना चाहिए। इस मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। A strong metal with high melting point such as tungsten is used for making bulb filament। तो टंगस्टन का जो हम लोग बल्ब में यूज़ करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए कि काफ़ी हाई होता है। इसलिए हाई होना ज़रूरी है क्योंकि हीट एक्यूमुलेट हो रहा और उस एक्यूमुलेटेड हीट के कारण हॉट हो जाने से ग्लो करता है, वो लाइट एमिट करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होना चाहिए। फिलामेंट शुड बी thermally isolated as much as possible using insulating support। तो थर्मली आइसोलेटेड होता है। आप बल्ब में देख सकते हैं कि उसका जो फिलामेंट होता है वो इस तरह से रहता है उसमें टंगा हुआ कि बल्ब के जो बाकी पोर्शंस हैं उसको हीट नहीं कर पाए, बाकी उससे जो जिस पर वो टंगा हुआ है उसको हीट ना कर पाए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। तो हम उस टंगस्टन बल्ब काफ़ी ज़्यादा हमें गर्मी देता है, इसलिए हम लोग टंगस्टन बल्ब को जल्दी यूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ हीट जो वो यूज़ करता है फिलामेंट, वो हीट के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए रूम को गर्म कर देता है, और कुछ पार्ट ही उसका लाइट के रूप में एमिट होता है। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज। तो फ्यूज के बारे में आप जानते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है फ्यूज, तो देखते हैं। इट प्रोटेक्ट्स, फ्यूज का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड एप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडुअली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में एकाएक करंट बढ़ जाए, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसके कारण हमारे जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लगे हुए हैं वो खराब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि इस फ्यूज को लगाना। फ्यूज इसी तरह का डिवाइस है जो कि एकाएक अनडुअली हाई करंट को रोकता है, अनडुअली हाई करंट को आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेफ रहने देता है। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें एक ऐसे मेटल का या एक ऐसे एलॉय को हम लोग का वायर को यूज़ करते हैं, फाइन वायर को, पतले वायर को, जो कि ऐसे बना हो जैसे कि एल्युमिनियम कॉपर से भी बना हो सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सुटेबल होना चाहिए, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट उस जिस मेटल को या एलॉय को ले रहे हैं उसका इतना होना चाहिए कि हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट यदि जनरेट हो तो वो मेल्ट कर जाए, टूट जाए, ब्रेक कर जाए। ठीक है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा यदि मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी लो भी होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो बार बार टूट जाएगा। हमें एक ऑप्टिमम चाहिए कि जितना हमारा करंट आगे जाना जरूरी है उसको अलाउ भी करे और ज़्यादा होने पर फिर वो टूट भी जाए। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीजेस दिस मेल्ट। हमने सारा प्रोसेस कर दिया। दो तरह से हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो करंट जितना ज़रूरी है पंखे को चलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए और जो भी चीज़ों को जलाने के लिए, वो हमारा काम ना रुक जाए।
वो मेल्ट करके हमारे करंट के फ्लो को बाधित न कर दे। और दूसरा, इतना ज़्यादा भी हाई नहीं होना चाहिए कि वो करंट फ्लो को, काफ़ी हाई करंट को रोक ना पाए और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाए। तो इस तरह से हम लोग इस सारे चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर को मैंने डिफाइन कर ही दिया, देख लेते हैं। पावर का डेफिनेशन क्या मैंने बताया, P इक्वल VI हमारे पास है। तो पावर क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग इफेक्ट में हीट के रूप में निकलता है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड होते हैं हीट के रूप में या कंज्यूम्ड होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के दौरान, तो उसके पर यूनिट टाइम में यदि हम निकालेंगे, यानी कि रेट निकालेंगे, तो उसे कहेंगे पावर। तो पावर क्या है बच्चों? पावर है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम में जो कंज्यूम हो रहा या हीट एनर्जी के रूप में वो जितना डिसिपेट हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसे ही हम कहते हैं पावर। तो इसे अभी हमने ऊपर में देख चुका है, इससे पहले वाले जो भी अभी थोड़ी देर पहले के टॉपिक में हमने देखा है कि कैसे निकालेंगे। तो P बराबर हमारे पास क्या होता है, VI होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे फॉर्मूलेस को, चलिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सारा पढ़ चुके हैं। बस जो हमें पढ़ना है वो है यूनिट। तो पावर का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट, वो होता है वाट, W। अब 1 वाट बराबर क्या होगा? तो 1 वाट की P बराबर होता है VI। तो 1 वाट बराबर होगा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट एम्पियर हमारे पास वाट होगा। वाट का बराबर 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट एम्पियर। यदि किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट इक्वल होगा 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल 1000 वाट। अब हमारे पास एक कमर्शियल यूनिट की बात होती है कि कमर्शियल यूनिट हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, किलोवाट आवर है, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि 1 यूनिट हमारा करंट जो है वो इंक्रीज कर गया, 1 यूनिट हो गया, कितना इलेक्ट्रिकल करंट यूज हुआ है घर में, जो हमारा घर में जो मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा लगाया जाता है, वो यूनिट जो मेजर करता है वो 1 किलोवाट आवर को मेजर करता है, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल 1 यूनिट होता है। तो ये 1 किलोवाट आवर में आखिर कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट हमारा कंज्यूम होगा। देखिए 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर दैट मीन्स कि 1 किलोवाट में वाट में देखें तो 1000 वाट। अब आवर में देखें, इसको सेकेंड में बदलना होगा तो 60 × 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना जूल एनर्जी वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी स्लो है मिटाने में। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि ये जूल क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये किलोवाट जो हो गया वो पावर का यूनिट हो गया और ये आवर जो हो गया वो टाइम का यूनिट हो गया। तो पावर यूनिट टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, वर्क, यानी कि हीट जनरेटेड। तो ये हीट जनरेटेड का हो गया 1 किलोवाट आवर। तो इसे याद रखेंगे आप। कुछ क्वेश्चंस हैं कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक जनरेटर से उसे कनेक्ट किया गया, उस जनरेटर का वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट दिया हुआ है। तो पावर क्या होगा बल्ब का, तो चूँकि P बराबर VI होता है। अब यहाँ पर V दिया हुआ है, I दिया हुआ, करंट आप निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो P निकाल लेंगे। सेकेंड है क्वेश्चन कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है 400 वाट और उसे 8 आवर्स पर डे चलाया जाता है, डेली उसको 8 आवर्स के लिए चलाया जाता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो यदि पर किलोवाट आवर यदि 3 रुपये का कॉस्ट बैठता है, यदि पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर कंज्यूम करता है, यानी कि 1 यूनिट एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो 3 रुपया का कॉस्ट बैठता है। यानी पर यूनिट कॉस्ट क्या है,
हम लोग पूछते हैं मकान मालिक से कि कितने पर यूनिट का बिजली बिल लगेगा, तो 3 यूनिट, 3 रुपीज़ 3 पर यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, और 30 डेज तक उसे यूज़ किया गया और 8 आवर्स पर डे यूज़ किया गया। तो कितना कॉस्ट उसको बैठेगा आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रेट जो है वो किलोवाट आवर के टर्म्स में दिया हुआ है, पर किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आपको निकालना है कितना होगा। तो आपके पास यहाँ 8 आवर्स पर डे, यदि हम बात करेंगे वाट को किलोवाट आवर में हम कन्वर्ट करें तो 400 वाट है। इसे यदि किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना उसका किलोवाट पावर है। अब उसे एक दिन में कितना कंज्यूम किया जा रहा है, 8 आवर्स। 8 आवर्स का मतलब क्या है, 8 इंटू 60 हम कर देंगे, ठीक है। या किलोवाट आवर में ही निकालना है तो आवर ही रहने दीजिए, इसे कहीं सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किलोवाट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो वाट को किलोवाट में कर दिया और 8 आवर्स है। अब कितने दिन तक इसे किया गया है, 30 डेज तक। तो इतने 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। किलोवाट, चूँकि ये किलोवाट हो गया और ये क्या दे रहा, आवर, तो इतने किलोवाट आवर हो जाएगा। अब जो ये कैलकुलेशन होगा उसे आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ₹30 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 400 वाट है, 8 आवर्स पर डे, 30 डेज, तो ये वाट आवर में आया, 1000 से डिवाइड करके किलोवाट आवर में, और उससे ₹3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करेंट। तो एनर्जी जब करंट फ्लो करता है तो एनर्जी किस रेट से कंज्यूम होगा, वो डिलीवर्ड होगा या कंज्यूम होगा या हीट के रूप में डिसिपेटेड होगा, वो किस बात से डिटरमाइंड होता है, वो डिटरमाइंड होता है उस चीज़ के रेजिस्टेंस से। जो भी हमने लिए हैं जिससे करंट पास कर रहा कंडक्टर, उसके रेजिस्टेंस से डिटरमाइंड होता है। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, रेजिस्टेंस कम है तो कम, ठीक है। चलिए, क्योंकि यदि हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास सीधे क्या है, P बराबर VI है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, लेकिन करंट जो है वो हमारे खुद करंट क्या होता है, V बराबर IR। तो R के रूप में हम देखें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, यानी कि ये हमारा VA²/R। तो ये रेजिस्टेंस पर हमारा डिपेंड करता है। पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hour. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में करंट कह रहा है कि वो 5 एम्पियर का करंट लेता है और वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा लाइन वो 220 वोल्ट सप्लाई कर रहा। पावर निकालना है मोटर का और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर आपको निकालने हैं। तो एनर्जी H बराबर क्या है, आपके पास फॉर्मूला VIT है, VIT है। तो यहाँ आपको V भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, तो H आप निकाल लेंगे। तो ये V 220, I 5 और टाइम जो है वो 2 आवर का है। इसे मल्टीप्लाई करके आप H निकाल लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो 2 आवर है इसे आप 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये जूल में आएगा। अब इस पावर निकालने के लिए बस सिंपली क्या करना है आपको कि आपको VI को सिर्फ लिखना है, सिर्फ V और I से ही आपका पावर निकल जाएगा, क्योंकि टाइम तो पर यूनिट टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में, लाइट को। तो फिज़िक्स का लाइट चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और तब तक इस चैप्टर के एक्सरसाइज को, क्वेश्चन और आंसर को आप लोग कंप्लीट करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। ओके।